जनन यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जीव अपनी संतति यानी ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। जैसे अमीबा अन्य अमीबा को, एक पौधा अपने जैसे अन्य पौधे को, मानव अपने बच्चों को इत्यादि। हम जानते हैं कि प्रत्येक सजीव को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रक्रम जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि सहायता करते हैं। जनन इन प्रक्रमों से भिन्न है। यह सजीव को जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि उस जीव की प्रजाति यानी स्पीशीज को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह प्रक्रम नहीं होता तो सृष्टि में जीवन यानी लाइफ संभव न होता। आइए जनन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझें। आप जानते हैं कि एक आम के बीज से एक आम का पेड़ ही उत्पन्न होता है। इससे एक जामुन के पेड़ का निर्माण होना संभव नहीं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं यानी सेल्स से बना होता है, जिसके केंद्रक यानी न्यूक्लियस में डीएनए होता है। वास्तविक रूप में कोशिका यानी सेल के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है, जिसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। इन गुणसूत्रों के डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुणों यानी कैरेक्टर्स का संदेश यानी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। इसके कारण संतति पीढ़ी के गुण जनक के गुणों के जैसे ही होते हैं। इसलिए जीव उसी के जैसे जीव का निर्माण कर पाता है। साधारणतः जनन की विधि में मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति यानी कॉपी बनाना है। कोशिकाओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शंस द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के बाद कोशिका में दूसरी कोशिकीय संरचनाओं यानी सेलुलर एपरेटस का निर्माण होता है। इसके बाद कोशिका का विभाजन होता है, जिसमें प्रत्येक कोशिका में डीएनए की एक प्रतिकृति जाती है। चूंकि जैव रासायनिक क्रियाएं यानी बायोकेमिकल प्रोसेसेस यथार्थता से संपादित नहीं होती, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति में कुछ हद तक भिन्नता देखी जा सकती है। इसके कारण प्रजाति की समष्टि यानी पॉपुलेशन में प्रत्येक जीव की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसके कारण उसे पहचाना जा सकता है। इसे हम विविधता यानी डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। कभी कभी कुछ विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस प्रजाति की रक्षा के लिए सहायक होती हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक जीवाणु अधिक ठंड में जीवित नहीं रह सकता। जनन के दौरान वह कुछ ऐसे जीवाणुओं को जन्म देता है जो ठंड में जीवित रह सकते हैं। यदि ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है तो इससे कुछ जीवाणुओं का विनाश हो जाएगा, लेकिन कुछ जीवाणुओं के ठंड में जीवित रहने की क्षमता के कारण उस जीवाणु की प्रजाति समूल विनाश से अवश्य बच जाएगी। इस तरह विभिन्नताएं प्रजाति की उत्तरजीविता में सहायता करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनन में आने वाली विभिन्नताएं जैव विकास यानी एवोल्यूशन का आधार है, जिसे हम अगले अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे। यदि हम जनन के विधियों की बात करें तो यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए दोनों की तुलना करते हुए इन्हें समझें। जनन की ऐसी विधि जिसमें एकल जीव ही नई पीढ़ी या संतति की उत्पत्ति करता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा हाइड्रा जैसे एकल जीव नई पीढ़ी का निर्माण अलैंगिक जनन से करते हैं। कुछ पौधों जैसे गन्ना, गुलाब, आलू इत्यादि के किसी भाग से नए पौधे की उत्पत्ति होती है, यह भी अलैंगिक जनन है। इसके विपरीत जनन की ऐसी विधि जिसमें दो जीव भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाती है। उदाहरण के लिए मानव, पुष्पी पौधे,
विभिन्न जंतु इत्यादि में लैंगिक जनन से नए जीव की उत्पत्ति होती है। यदि लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं तो दोनों के डीएनए को मिलाकर उत्पन्न होने वाली संतति में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो सकती है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण छूटने की अत्यधिक संभावना होगी। इस स्थिति से बचने के लिए लैंगिक जनन करने वाले जीवों में कुछ विशिष्ट अंग होते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस की विधि से गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या आधी और इसी के साथ डीएनए की मात्रा आधी कर देते हैं। इससे नर में नर युग्मक यानी मेल गैमेट तथा मादा में मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत यानी जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होता है यानी फ्यूजन होता है तो युग्मनज यानी जाइगोट उत्पन्न होता है, जिसमें डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। यदि अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें संतति के निर्माण हेतु डीएनए की प्रतिकृति बनाई जाती है। इस विधि में युग्मकों यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसलिए निषेचन भी नहीं होता और युग्मनज भी निर्माण नहीं होता। दोनों विधियों में यह समानता अवश्य है कि संतति में गुणसूत्रों की संख्या या डीएनए की मात्रा अपने प्रत्येक जनक के डीएनए की मात्रा के बराबर ही होती है। चूंकि अलैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति एकल जीव से होती है, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति में अधिक विविधता नहीं होती। इसलिए विपरीत स्थिति में संपूर्ण प्रजाति का विनाश हो सकता है। लैंगिक जनन में दो भिन्न जनकों के डीएनए को समाहित करके नया डीएनए उत्पन्न किया जाता है, इसलिए विविधता अधिक होती है। इसलिए विपरीत स्थिति में प्रजाति के बचने की संभावना अधिक होती है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन की तुलना में अधिक तेजी से होता है। अगली पीढ़ी यानी संतति उत्पन्न करते हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा इत्यादि। ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। विभिन्न जीवों में अलैंगिक जनन की विविधता पाई जाती है, जिनके आधार पर अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार हैं। चलिए इन्हें जानें। कुछ जीव कोशिका के विभाजन से नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। इस विधि को हम विखंडन यानी फिजन कहते हैं। अमीबा एक कोशिक जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में जनन की क्रिया केंद्रक यानी न्यूक्लियस के विभाजन से आरंभ होती है। जब केंद्रक का विभाजन पूरा हो जाता है, तब कोशिका भी दो भागों में बंट जाती है। यह विभाजन अमीबा के किसी भी तल से हो सकता है। विभाजन के दौरान प्रत्येक कोशिका अपने साथ एक एक केंद्रक ले लेती है। इस प्रकार एक कोशिका के विखंडन से दो कोशिका बनने की क्रिया द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन कहलाती है। कुछ एक कोशिक जीव जैसे लेशमानिया की शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। ऐसे जीवों में केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका का विभाजन एक निश्चित तल यानी फिक्स्ड ओरिएंटेशन से होता है। कुछ जीव जैसे मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में एक कोशिका का विखंडन अनेक कोशिकाओं में होता है। इसे हम बहुखंडन यानी मल्टीपल फिशन कहते हैं। कुछ बहुकोशिक जीव जैसे स्पाइरोगेरा नामक शैवाल यानी अलगी के शरीर की संरचना यानी स्ट्रक्चर सरल होती है। साधारणतः ऐसे जीव विभिन्न कोशिकाओं के समूह मात्र होते हैं। जब वे विकसित हो जाते हैं, तब वे छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। प्रत्येक खंड यानी फ्रैगमेंट या टुकड़ा एक नए जीव में विकसित होता है। जनन की यह पद्धति खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन कहलाती है। अन्य बहुकोशिक जीवों के शरीर संरचना जटिल होती है। इनमें कोशिकाओं से ऊतक यानी टिश्यू और ऊतकों से अंग यानी ऑर्गन बनते हैं। शरीर में अंगों का स्थान निश्चित होता है, जिससे इन जीवों का कोशिका दर कोशिका विभाजन नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे जीवों में खंडन नहीं देखा जाता।
इनमें जनन की जटिल क्रिया देखी जा सकती है। आपने देखा होगा कि छिपकली विपरीत परिस्थिति में अपनी पूंछ को शरीर से अलग कर लेती है। बाद में वह अपनी पूंछ फिर से उत्पन्न कर लेती है। ठीक इसी तरह पुनरुद्भवन या पुनर्जनन यानी रीजनरेशन की विधि में कुछ जीव जैसे प्लेनेरिया यदि विभिन्न भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग एक नए प्लेनेरिया में विकसित होता है। हाइड्रा में भी जनन की यह विधि देखी जा सकती है। कुछ जीवों जैसे हाइड्रा में पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाएं होती है। जब हाइड्रा की पूर्ण रूप से वृद्धि हो जाती है तो पुनर्जनन कोशिकाओं के विभाजन से शरीर के भित्ति पर एक उभार यानी मुकुल तैयार होता है। यह मुकुल यानी बड छोटे हाइड्रा में विकसित होता है। पर्याप्त वृद्धि होने पर यह जीव जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीव बन जाता है। अनुकूल परिस्थिति में कुछ पौधों का जनन उनके किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां या मुकुल से किया जा सकता है। इसे कायिक प्रवर्धन या शाकीय प्रजनन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे के जड़ से गाजर, मूली, शकरकंद आदि की, तने से गुलाब, अदरक आदि की, पत्तों से ब्रायोफाइलम जैसी वनस्पति की उत्पत्ति की जा सकती है। मुकुल से गन्ना और विभिन्न प्रकार के घास की उत्पत्ति की जा सकती है। केला, संतरा, चमेली, गुलाब जैसे पौधे बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं। इन्हें उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन की तकनीक महत्वपूर्ण है। इसके लिए पर्तन यानी लेयरिंग, कलम यानी ग्राफ्टिंग इत्यादि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। पादप के भूमितल से ऊपरी तने के भाग को मिट्टी में दबाकर जनक पौधे से जुड़ा नया पौधा उत्पन्न करना पर्तन कहलाता है। इसी तरह दो भिन्न पादपों के भागों को जोड़कर उनकी एक संपूर्ण पादप के रूप में वृद्धि करना कलम कहलाता है। इनके बारे में जानकारी आप स्वयं इकट्ठा करें। बीज द्वारा उगाए गए पौधों की तुलना में ऐसी तकनीक से उगाए गए पौधों से पुष्प एवं फल कम समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर उसे भिगोकर नम तथा अंधेरे स्थान पर रखेंगे तो 1-2 दिन में आप उस पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई पाएंगे। यह राइजोपस का कवक जाल यानी हाइफी होता है। यदि इसे आप सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करेंगे तो ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं यानी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर्स देख पाएंगे। इन गुच्छों को बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया कहते हैं। इनमें विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें बीजाणु यानी स्पोर्स कहा जाता है। एक मोटी भित्ति बीजाणुओं का रक्षण करती है। अनुकूल परिस्थिति में यह भित्ति फूट जाती है और बीजाणु फैल जाते हैं। उचित तापमान और नमी में ये बीजाणु अंकुरित होते हैं और नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। जनन की इस विधि को हम बीजाणु समासंग यानी स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अब आप अलैंगिक जनन की इन विधियों को अच्छे से जान गए होंगे। सृष्टि में कई ऐसे जीव हैं जैसे पुष्पी पौधे, मानव, विभिन्न जंतु इत्यादि जिन्हें संतति यानी ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करने के लिए नर एवं मादा लिंग यानी मेल एंड फीमेल सेक्सेस आवश्यक होते हैं। जनन यानी रिप्रोडक्शन की ऐसी विधि जिसमें 2 जनक यानी पेरेंट भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आज हम पादपों में लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे। पुष्पी पौधे जिन्हें आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न करते हैं। इन पादपों के जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पुष्प में पाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पुष्प के मुख्य भाग कौन से हैं? याद कीजिए। चलिए हम बताते हैं। पुष्प का बाहरी भाग जो हरे पत्ते जैसा दिखाई देता है बाह्य दल यानी सेपल कहलाता है। सभी बाह्य दलों से मिलकर बनने वाला बाहरी घेरा कैलिक्स कहलाता है। पुष्प जब कली के रूप में होता है तब बाह्य दल अंदर के भागों की रक्षा करता है।
पुष्पों की रंगीन पत्तियों को पंखुड़ियां यानी पेटल्स कहते हैं। सभी पंखुड़ियों को एक साथ दलपुंज यानी कोरोला कहते हैं। पुष्प में पंखुड़ियों के घेरे के भीतर आप कुछ पतली नलियां देख पाएंगे जिनका शीर्ष भाग फूला हुआ होता है। ये पादप के नर जननांग होते हैं जिन्हें पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर का लंबा पतला नली जैसा भाग तंतु यानी फिलामेंट कहलाता है और फूला हुआ ऊपरी भाग परागकोश यानी एंथर कहलाता है। परागकोश परागकण यानी पोलन ग्रेन्स उत्पन्न करता है और उन्हें अपने भीतर रखता है। परागकण साधारणतः पीले होते हैं। यदि आप परागकोश को छुएंगे तो आपके हाथ में पीली पाउडर लग जाएगी। ये परागकण होते हैं। परागकणों में पौधे के नर युग्मक यानी मेल गैमेट पाए जाते हैं। पंखुड़ियों का रंग एवं इनकी खुशबू कीटों को आकर्षित करते हैं। कीट परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुष्प के केंद्र में आप सुराही जैसा भाग देख पाएंगे। इसे स्त्रीकेसर यानी पिस्टल कहते हैं। यह पादप का मादा जननांग होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं। आधार पर उभरा फूला हुआ भाग अंडाशय यानी ओवरी, मध्य में लंबा भाग वर्तिका यानी स्टाइल और ऊपरी चिपचिपा भाग वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा है। अंडाशय में बीजांड यानी ओव्यूल्स होते हैं और प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका पादप की मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट होती है। सृष्टि में कुछ पुष्प जैसे गुड़हल के पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। इन्हें उभयलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जबकि कुछ पुष्प जैसे पपीते के पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर इनमें से कोई एक जननांग उपस्थित होता है। इन्हें एकलिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। पादपों के जनन में परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करना आवश्यक होता है। इसे हम परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जबकि यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प के परागकोश से किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। परागण अजैविक घटक जैसे वायु, जल या जैविक घटक जैसे कीटक, प्राणी इत्यादि की सहायता से होता है। जब परागकणों का वर्तिकाग्र पर परागण होता है तब परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होती हुई एक बीजांड के भ्रूणकोश तक पहुंचती है। परागनली से 2 नर युग्मक भ्रूणकोश में आते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक मादा युग्मक होती है जिसे अंडकोशिका यानी एग सेल कहते हैं। पराग नली से छोड़ा गया एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित होता है जिससे एक युग्मनज यानी जाइगोट उत्पन्न होता है। इस प्रकार जनन कोशिकाओं के संलयन से युग्मनज उत्पन्न होने की क्रिया निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसी तरह दूसरे नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्र को यानी बाइपोलर न्यूक्लियाई से संलयन होकर एक भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म उत्पन्न होता है। चूंकि भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन, जनन कोशिकाओं का संलयन और नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन होते हैं, इसलिए इस परिघटना को हम दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बीजांड में निषेचन के बाद युग्मनज कई बार विभाजित होते हैं जिससे इसका परिवर्तन भ्रूण यानी एम्ब्रियो में होता है। भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसी के साथ अंडाशय का परिवर्तन फल में होता है। इस क्रिया के दौरान पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र मुरझाकर गिर जाते हैं। बीजांड का परिवर्तन कठोर आवरण में होता है जो बीज कहलाता है। बीज भ्रूण की रक्षा करता है। एक बीज से सामान्यतः
बीज आवरण, बीजपत्र तथा एक भ्रूण अक्ष यानी अंकुआ समाहित होता है। भ्रूण अक्ष का प्रांकुर भावी प्ररोह यानी फ्यूचर शूट तथा मूलांकुर भावी जड़ यानी फ्यूचर रूट होते हैं। बीजपत्र एक फूली हुई संरचना होती है जिसमें भ्रूण का आहार संरक्षित किया जाता है। अनुकूल परिस्थिति में भ्रूण नवोद्भिद यानी सीडलिंग में विकसित होता है, जिसे हम अंकुरण यानी जर्मिनेशन कहते हैं। नवोद्भिद विकसित होकर एक नए पादप में परिवर्तित हो जाता है। तो अब आप पादपों में लैंगिक जनन अच्छे से जान गए होंगे। आपके होमवर्क के लिए आप कुछ पुष्पों को एकत्रित कीजिए तथा इनकी संरचना अपनी ड्राइंग बुक में बनाने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में दो जनक यानी पेरेंट भाग लेते हैं। लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक यानी मेल गैमेट तथा मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होकर युग्मनज यानी जाइगोट उत्पन्न होता है तथा यह विकसित होकर नए जीव में परिवर्तित होता है। चलिए आज मानव में लैंगिक जनन को समझे। लैंगिक जनन में जनकों की लैंगिक परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी आवश्यक होती है। मानव में जैसे जैसे आयु बढ़ती है, शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, जैसे लंबाई और भार बढ़ना। ये केवल शारीरिक परिवर्तन है। लैंगिक परिपक्वता के संदर्भ में लड़के और लड़कियों में 10 से 14 वर्ष की आयु में विभिन्न बदलाव आते हैं, जैसे दोनों में शारीरिक सौष्ठव यानी अपीयरेंस ऑफ बॉडी बदलता है। जननांग और लैंगिक जनन के लिए सहायक विभिन्न ऊतक विकसित होते हैं। लैंगिक परिपक्वता के विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पैर एवं हाथ पर महीन रोम का आना, कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ आना, त्वचा का अक्सर तेलीय होना तथा त्वचा पर मुहासे यानी पिंपल्स का आना इत्यादि। शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के साथ लड़के और लड़कियां दोनों में कुछ हार्मोनल और भावनात्मक परिवर्तन भी आते हैं, जैसे वे एक दूसरे के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। इस दौरान कुछ ऐसे बदलाव भी आते हैं जो लड़के और लड़कियों में भिन्न होते हैं, जैसे लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आती है, आवाज फटने लगता है, दिवा स्वप्न अथवा नींद में शीश्न विवर्धित यानी एनलार्ज तथा ऊर्ध्व होता है इत्यादि। इसी तरह लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होती है, स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा होता है एवं रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है इत्यादि। ध्यान रहे, ये बदलाव समय के साथ धीमी गति से होते हैं। सभी व्यक्तियों में ये बदलाव भिन्न आयु में होते हैं तथा किसी व्यक्ति में सभी बदलाव एक साथ नहीं होते, वे समय के साथ मंद गति से होते हैं। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक शरीर मुख्यतः शारीरिक वृद्धि को प्राथमिकता देता है, लेकिन किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में जैसे जैसे शारीरिक वृद्धि की दर धीमी होती जाती है, जनन ऊतकों का परिपक्व होना प्रारंभ होता है। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस की इस अवधि को यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी कहते हैं। लैंगिक परिपक्वता आने के बाद नर एवं मादा जनन के लिए योग्य हो जाते हैं। चलिए अब मानव में नर जनन तंत्र को समझे। मानव में नर जनन तंत्र में वृषणों का युग्म यानी पेयर ऑफ टेस्टिस, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल, शुक्राणुवाहिनी यानी वासा डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड, मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा तथा शीश्न यानी पीनस होते हैं। प्रत्येक वृषण नर जनन कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म उत्पन्न करता है। चूंकि शुक्राणु की उत्पत्ति के लिए शरीर के ताप से कम ताप आवश्यक होता है, इसलिए वृषण उदार गुहा के बाहर वृषण कोश यानी स्क्रोटम में स्थित होते हैं। एक शुक्राणु सूक्ष्म संरचना होती है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जिसकी सहायता से वह मादा जनन कोशिका तक तैरते हुए जा सकता है। वृषणों द्वारा
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न किया जाता है जो शुक्राणु के उत्पादन का नियंत्रण करता है। साथ ही साथ लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। शुक्राणुओं का परिवहन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से आने वाले स्राव शुक्राणुओं के वहन के लिए तरल माध्यम उपलब्ध करते हैं तथा वे उनका पोषण भी करते हैं। शीश्न इस स्राव को मादा के जनन अंग में पहुंचाता है। अब चलिए मानव के मादा जनन तंत्र को समझें। मानव के मादा जनन तंत्र अंडाशय यानी ओवरीज, अंडवाहिका यानी ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, गर्भाशय यानी यूटेरस तथा योनि यानी वजाइना से मिलकर बनता है। मादा जनन कोशिका यानी फीमेल जर्म सेल जिसे अंड कोशिका कहते हैं का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में विभिन्न हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन भी उत्पादित होते हैं। लड़की के जन्म से ही अंडाशय में कई अपरिपक्व अंड यानी इमैच्योर एग्स होते हैं। यौवन आरंभ में ये परिपक्व होने लगते हैं। प्रत्येक माह 2 में से 1 अंडाशय द्वारा एक अंड परिपक्व किया जाता है। अंडवाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब द्वारा इसे एक लचीली थैली के जैसे संरचना में ले जाया जाता है जिसे गर्भाशय यानी यूटेरस कहते हैं। बेलन के आकार जैसी ग्रीवा यानी सर्विक्स से गर्भाशय और योनि यानी वजाइना को जोड़ा जाता है। मानव नर और मानव मादा के मैथुन के समय नर के शरीर से शुक्राणुओं का योनि में परिवहन होता है। शुक्राणु ऊपर की ओर जाते हुए अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं। अंडवाहिका में शुक्राणु और अंडकोशिका का संलयन यानी फ्यूजन हो सकता है। इसे हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे निषेचित अंड यानी युग्मनज यानी जाइगोट उत्पन्न होता है। युग्मनज का अनेक बार विभाजन होकर 4-5 दिनों में कोरकपुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट एक गेंद जैसी संरचना बनती है। इसे हम भ्रूण यानी एम्ब्रियो कहते हैं। इसके बाद गर्भाशय में भ्रूण की स्थापना होती है जहां वह विकसित होता है। इसके लिए गर्भाशय की भित्ति में एक तश्तरी के जैसी संरचना विकसित होती है जिसे हम अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा भ्रूण से नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जोड़ी जाती है। नाभि रज्जु की सहायता से प्लासेंटा भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करता है। इसी तरह भ्रूण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उत्सर्जित अविशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। गर्भावस्था के पश्चात लगभग 9 महीने में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तथा प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय की पेशियों का लयबद्ध संकुचन होता है जिससे शिशु का जन्म होता है। तो अब आप मानव के लैंगिक जनन की क्रिया समझ गए होंगे। पहले रजोधर्म की चर्चा करें। लैंगिक जनन में नर एवं मादा भाग लेते हैं। मानव जनन में प्रत्येक माह स्त्री के शरीर में 2 में से 1 अंडाशय द्वारा एक अंडकोशिका परिपक्व की जाती है। अंडवाहिका में शुक्राणु और अंडकोशिका का संलयन यानी फ्यूजन होता है जिससे एक निषेचित अंड यानी फर्टिलाइज्ड एग उत्पन्न होता है जिसे युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। इसका गर्भाशय की भित्ति पर अंतररोपण होता है। इसलिए गर्भाशय भी प्रति माह निषेचित अंड की स्थापना के लिए तैयारी करता है। इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है ताकि भ्रूण को पोषण प्राप्त हो सके। लेकिन निषेचन न होने की स्थिति में अंडकोशिका केवल 1 दिन जीवित रह सकती है। इसलिए निषेचन न होने पर इस नई परत की आवश्यकता नहीं रहती।
इसलिए यह परत धीरे धीरे टूटकर रुधिर एवं म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से निष्कासित की जाती है और गर्भाशय के अंतःभित्ति की मरम्मत हो जाती है। यह संपूर्ण क्रिया लगभग 2 से 8 दिनों में पूर्ण हो जाती है तथा लगभग प्रत्येक माह दोहराई जाती है। इस क्रिया को रजोधर्म या ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यह क्रिया हार्मोन द्वारा नियंत्रित की जाती है। रजोधर्म का चक्र यौवनारंभ से शुरू होता है तथा 45 से 55 की आयु तक जारी रहता है। गर्भधारणा होने पर इसे रोक दिया जाता है। रजोधर्म के दौरान स्त्री को काफी वेदनाएं होती है। अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने के कारण कमजोरी भी आ जाती है। इस काल अवधि में स्त्री को संसर्ग होने की अधिक संभावना होती है। इसलिए इस काल अवधि में स्त्री को आराम और व्यक्तिगत स्वच्छता आवश्यक होती है। अब चलिए जानते हैं जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के उन सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। जनन स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याएं हो सकती है, जैसे समाज में लड़के और लड़की में भेद, बाल विवाह जैसी रूढ़ियां, संतानोत्पत्ति के लिए परिवार का दबाव तथा शासन का नियंत्रण इत्यादि। स्त्री का कम उम्र में गर्भधारण करने से, बच्चों के बीच अंतराल कम रखने से या अधिक बार गर्भधारणा करने से स्त्री के शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम होता है। यदि इच्छा के विरुद्ध गर्भधारणा होती है तो इससे मानसिक, शारीरिक तथा वित्त संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। असुरक्षित यौन संबंधों से अनेक रोगों की लैंगिक संचरण की भी संभावना बढ़ जाती है। यदि जनन पर नियंत्रण न किया गया तो एक जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इससे समस्याएं जैसे भोजन एवं साधन संपत्ति में कमी, सामाजिक असमानता इत्यादि उपस्थित होती है। इसलिए जनन स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। इन समस्याओं के समाधान हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न युक्तियां खोजी गई। चलिए इन्हें जानें। शीश्न को ढकने वाले कॉन्डोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों जैसे डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वॉल्ट इत्यादि, रबर से बने उपाय यांत्रिक अवरोध यानी मैकेनिकल बैरियर कहलाते हैं। वे शुक्राणु का अंडकोशिका तक पहुंचना रोकते हैं, जिससे गर्भधारणा रोकी जा सकती है। इसी तरह वे रोगों के लैंगिक संचरण को भी रोकने में सहायक होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्त्रियों द्वारा खाई जाने वाली दवाइयां होती है जो हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती है। इससे अंड का मोचन नहीं होता और इसलिए निषेचन की संभावना नहीं रहती। इनके कुछ विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। अंतःगर्भाशयी युक्ति यानी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD अनुभवी डॉक्टरों या नर्सों द्वारा अंतःगर्भाशयी युक्तियां जैसे लूप, कॉपर्टी इत्यादि गर्भाशय में लगाई जाती है। ये शुक्राणु की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है। उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए, शल्य क्रिया विधियां यानी सर्जिकल मेथड्स उपयोगी है। इन विधियों में शल्य क्रिया द्वारा पुरुष की शुक्रवाहिका को अवरुद्ध करके शुक्राणुओं का स्थानांतरण रोका जाता है। इस तकनीक को वासेक्टोमी कहा जाता है। इसी तरह स्त्री की अंडवाहिनी को अवरुद्ध करके अंड को गर्भाशय तक जाने से रोका जाता है। इस तकनीक को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। शल्य क्रिया से अनचाहे गर्भ को गर्भाशय से हटाया भी जा सकता है। इसे गर्भपात कहते हैं। समाज में पुरुष और स्त्री में भेद होने के कारण कुछ लोग भ्रूण का लिंग परीक्षण करके मादा गर्भ का चयनात्मक गर्भपात यानी सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन करते हैं। यह गैर कानूनी है। इससे हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात यानी
चाइल्ड सेक्स रेशियो तीव्रता से घट रहा है। एक स्वस्थ समाज के लिए हमें नर मादा लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है।